हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, और मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहा हूँ, और आपके सिलेबस को थोड़ा छू करके इस रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक बार सिलेबस आपको मेरी ओर से भी तैयार है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यदि 6/5 a,4 एक एपी में है, या एक नहीं भी लिखेंगे, 6/5 A4 एपी में है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको हटा देंगे। एपी में है तो ए का मान क्या कीजिए। इफ 6/5 A, 4 आर इन एपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कितना सरल क्वेश्चन है ये कि एपी का मतलब ये हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का मतलब ये हुआ कि इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो जितना आएगा वही इसमें से इसको माइनस करने पर आएगा। ठीक है, ये तो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में इस और इसके बीच का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस इस और इसके बीच का होगा। इसमें से इसको माइनस करके जो आएगा वही इसमें से इसको माइनस करके आएगा। ठीक हो गया, तो क्या लिखूंगा, आप देखिए ये एपी में है तो दिस इंप्लाइज दैट इसमें से इसको माइनस करिए, a माइनस 6/5, ए क्या निकलेगा, सार अंतर कॉमन डिफरेंस, a माइनस 6/5 इज इक्वल टू 4 माइनस ए। ठीक है, माइनस ए को ट्रांसपोज कर लीजिए, माइनस ए का पक्षांतर कर लीजिए, प्लस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस ए माइनस 6/5 है, राइट हैंड साइड में जाकर के 4 तो यहाँ ही है, माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा 6/5, और a और 2a हो गया आपके पास, तो 2a इज इक्वल टू a प्लस ए 2a। इसको यहां मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा 20, 20 प्लस 6 26, 26/5। अगर आप ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए निकल जाएगी, 2 इसके साथ आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 26/5 इंटू 2, ये 13 बार कट गया, तो ए की वैल्यू आ गई 13/5 आ गई। और स्टेट, ये वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर है। 13/5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो, अब इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहां जगह बना लेता हूं। आइए, तो इस रूप में आप क्वेश्चन करेंगे, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके पास आएगा ही आएगा बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व कर लेता हूं। आइए, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न है। 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है। आप देखिए एपी है 21, 42, 63, 84, कहां तक, 210 तक है एपी। तो आपको ये दिखाना है कि ये कौन सा पद है। ठीक है ना, ठीक है, इस एपी का ये कौन सा टर्म है। तो अब आप देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 42 माइनस 21 तो 21 आएगा, 63 माइनस 42 21 आएगा, 84 माइनस 63 तो 21 आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें से इसको माइनस करके जो आया 21 आया, इसमें इसको माइनस करके 21 आया, इसमें इसको माइनस करके 21 आया, तो एपी तो बन गया। तो इसका फर्स्ट टर्म देखिए, प्रथम पद a इज इक्वल टू 21। ठीक है, फर्स्ट टर्म एपी का जो पहला वाला पद है 21 है, इसका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, या इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, या इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो 42 माइनस 21 ये हो गया 21।
फर्स्ट टर्म भी मालूम हो गया, कॉमन डिफरेंस भी मालूम हो गया, प्रथम पद का भी मालूम हो गया, सार्वंतर का भी मालूम हो गया। अब देखना है कि ये कौन सा वाला पद है। माना ये एनवा पद है, ए एन इज इक्वल टू 210, ये एनवा पद है माना। तो ए एन क्या होता है, एपी का एनवा पद का फॉर्मूला एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, समांतर श्रेणी का एनवा पद, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनटर्म एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कौन सा है 210 लास्ट टर्म। तो ए एन 210 इज इक्वल टू ए कितना है 21 प्लस, हम कह रहे हैं कि एन टर्म है, इसका मतलब इसमें कितने टर्म है, एन टर्म है। तो आप लिख लीजिए एन की जगह एन रहने लीजिए, एन माइनस 1 इंटू डी आपका हो गया 21 हो गया, कॉमन डिफरेंस। अब इसको यहां माइनस कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट 210 माइनस 21 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 21, ठीक। इसमें से माइनस कर लीजिए जो कितना होता है 9, ठीक है, 8 189 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 21। तो एन माइनस 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। एन माइनस 1 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये 21 इसके नीचे आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 189/21, ठीक है। अब इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम कटेगा सीधे सीधे, 21 9 जा 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 9 टाइम कट रहा है। n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया -1 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 10, ठीक है। n माइनस 1 9 हो गया था, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू -1 वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो कुल कितने टर्म है इसमें 10 टर्म, 10वां पद है ये जो है 210 वाला, ये 10वां पद है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लिख देंगे विकल्प बी 10वां सही होता है, ठीक है। और माना ऑप्शन के रूप में नहीं है, इस रूप में इसमें विकल्प नहीं दिए हुए हैं, बहु विकल्प नहीं है, मल्टीपल चॉइस नहीं है, तो आप लिख देंगे एपी का 10वां पद 210 है, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन आप यहां पर देख रहे होंगे, इस सर्किल वाला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं, बड़े ध्यान से आपने क्वेश्चन भी समझना है। वैसे आपको आता होगा ये तो आप जानते होंगे वैसे, पर चलिए रिवीजन के लिए मैं भी इसको सॉल्व कर लेता हूं, मुझे पूरा विश्वास आप जानते होंगे, बाय द वे नहीं भी जानते होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अवश्य तैयार कर लेंगे एग्जाम के, ठीक हो गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, इससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन भी आता है, रचनाएं, ठीक है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करो, वो भी आता है कई बार, वो तो 4 मार्क्स का आएगा, ठीक हो गया। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको 1 मार्क्स का आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, आइए। पॉइंट ए है डियर स्टूडेंट, दिस इज पॉइंट ए। देखिए ये सर्किल है, ये कोई वृत्त है, ये केंद्र है उसका, ओ केंद्र, ओ सेंटर है, ओ से 13 सेंटीमीटर दूर, 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P है, यहां से स्पर्श रेखा खींची गई है, टेंजेंट स्पर्श रेखा आप जानते हैं, वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करते हुए निकलेगा, स्पर्श करते हुए निकलेगा, काटेगा नहीं, यदि काट दिया तो छेदक रेखा हो गई, सेकेंड लाइन। इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ के, ये टेंजेंट है P, ठीक है, ठीक है, टेंजेंट स्पर्श रेखा, P स्पर्श रेखा है, यहां से यहां की दूरी आपकी कितनी है 13 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको ध्यान रखना है, कुछ फंडामेंटल चीजें याद रखनी है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, याद रखिएगा। त्रिज्या
और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 अंश का कोण बनता है, 90 डिग्रीज एंगल बनेगा। अब 90 डिग्रीज एंगल ये है, तो इस वाले ट्रायंगल की आप बात करेंगे तो 90 डिग्रीज के सामने की जो साइड होगी वो होगा हाइपोटेन्यूज कर्ण। ये कर्ण है, तब एक आधार एक लंब हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज PAO में, इन राइट एंगल ट्रायंगल PAO एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये 90 डिग्रीज है क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है किसी सर्किल के लिए। एक क्वेश्चन मैंने जो यहाँ मैं आपको बता दिया, इस सब क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, PA बराबर है, इस टेंजेंट की लंबाई चाहिए इसकी। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इस 90 डिग्री के सामने के साइड होगा कर्ण, ये हो जाएगा PO स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो दिस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। आपको दिया हुआ है PO, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है। OP बोलो चाहे PO बोलो, दिस इज 13 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन, ये 13 का स्क्वायर हो गया। दिस इज इक्वल टू OA स्क्वायर दैट इज 5, तो 5 स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। अब सिंपल सॉल्व कर देना है आपने, 13 का स्क्वायर और 13 इंटू 13, तो 169 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस PA स्क्वायर। यदि मुझे PA स्क्वायर चाहिए तो क्या करूंगा, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, इसका पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ एक प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 25, तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में 2 गया 4, 144। PA स्क्वायर 144 है, तो यदि आप PA की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, PA square is 144. If you want to find the value of this PA, what you should do? PA square 144 है, यदि आप PA की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, इसका स्क्वायर रूट करना चाहिए, इसका वर्गमूल करना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 144। और डियर स्टूडेंट 144 का वर्गमूल होता है 12, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। तो PA बराबर है, P किसके बराबर हो गया 12 के बराबर, ये वाला आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। इस रूप में क्वेश्चन करने, आइए कुछ और क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए डियर स्टूडेंट, आलेख द्वारा निरूपित बहुपद PX के शून्यकों की संख्या है। ये जो ग्राफ है, इसमें ये जो ग्राफ है, एक फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का बहुपद है, कोई पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोज होंगे, इसके कितने शून्यक होंगे। ऐसा क्वेश्चन अक्सर मैंने बोर्ड के पेपर में देखा है, 1 मार्क्स का, 1 नंबर का इस टाइप का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ध्यान से देखिए इसको, ये ग्राफ दिया रहेगा पेपर में, आपको लिखना है कि इसके कितने शून्यक हैं, हाउ मेनी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि PX का मान 0 कहां पर हो रहा है। PX कौन है, बहुपद पॉलिनोमियल, ये है PX, इसका मान 0 कहां पर हो रहा है, 0 का मतलब एक्चुअली Y समझ लीजिए किसी टाइम पर, तो इसका मान 0 वहां पर होगा जहां पर यह X एक्सिस को कट करेगा। इस PX की वैल्यू शून्य तब होगी जब इसका ग्राफ X एक्सिस को कट करेगा,
अब आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस को कितने कितने बिंदुओं पर कट कर रहा है, ये पी एक्स है ना, ये एक्स एक्सिस को एक तो ए पर कट कर रहा है, तो यहां पर भी पी एक्स का मान 0 होगा। फिर कहां पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को यहां पर भी कट कर रहा है, एक 0 क्या पर हो गए, एक 0 यहां पर हो गए, और तीसरा एक कर्व यहां पर इसको एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये जो पी एक्स है इसने एक्स एक्सिस को 3 जगह पर कट किया, इंटरसेक्ट किया, ठीक है, 3 जगह पे काटा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। तो यहां पर भी इस पी एक्स की वैल्यू 0 होगी, यहां पर भी पी एक्स की वैल्यू 0 होगी, और यहां पर भी पी एक्स की वैल्यू 0 होगी, ठीक होगी। तो कितने शून्य हो गए, 3, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, यहां पर भी 0 हो जाएगा पी एक्स, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है कर्व, यहां पर भी पी एक्स 0 होगा, यहां पर भी पी एक्स 0 होगा, तो 3 जीरोस हो गए, 3 शून्य हो गए, तो यह आंसर सही हो गया, ठीक है। तो आप लिख देंगे बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, बहुपद के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितने हो गए डियर स्टूडेंट, 3। 1 मार्क्स का था तो ऐसे लिख देंगे, और ऐसे ही विकल्प के रूप में होगा तो आप लिख देंगे विकल्प सी 3 सही होता है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर 3। अब आप समझ गए डियर स्टूडेंट, ठीक से समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन जब भी रहेगा वाई एक्सिस को कहां काट रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस को कहां कहां काट रहा है वो गिन देंगे, उतने बिंदु वही शून्य हो जाएंगे या वही जीरोज हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब आप देखो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सरल सा है। आप देखिए क्या है आपके पास, इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी इज इक्वल टू 0। यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो सी का मान, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण, x की पावर देख रहे हैं 2, तो ये द्विघात है, 2 घात हो गए चर की, क्वाड्रेटिक है क्यों, x की पावर 2 है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होने हैं, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक हो गए। और मैं आपको बताऊं कि यदि द्विघात समीकरण रिएक्शन ऐसी होती है, ठीक हो गया, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखिए, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखिए, ये है। अब इसमें मैं आपसे कह रहा हूं कि x की 2 वैल्यूज होंगी, इसका जब हल निकालेंगे तो x के 2 मान आएंगे, ठीक है। या आप कहेंगे इसके 2 शून्य होंगे या 2 जीरो होंगे, या आप कहेंगे आप हल जब निकालेंगे x के 2 मान होंगे, ठीक। तो वो दोनों मान बराबर कब होंगे, x के मान दोनों बराबर आ गए कब, जब विभक्ति कर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए। यदि ये कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया तो इसके 2 बराबर मूल होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 हो गया तो इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 बराबर मूल होंगे, ठीक हो गया। अब इसको देखो, यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू, देखो x का कोएफिशिएंट b है, x का कोएफिशिएंट -4 है, तो b -4 हो गया, और c की जगह पे c है, नो प्रॉब्लम, c इज इक्वल टू c है, ठीक। इसके 2 मूल बराबर हैं, इसके मूल बराबर है, 2 मूल होंगे, दोनों बराबर हैं कब, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, तो b स्क्वायर क्या है
-4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3 और सी कितना है, सी की जगह पे सी है। इसके मूल बराबर होंगे, इसके रूट्स बराबर होंगे यदि बी स्क्वायर -4 ए सी 0 हो जाए। बी की जगह -4 का स्क्वायर -4 तो इसमें रहता ही है, 4 इंटू ए की जगह पे 3, सी की जगह पे सी। अब सॉल्व कर लीजिए, -4 का स्क्वायर प्लस आएगा, -4 इंटू -4 प्लस 16 -4 3 12 सी इज इक्वल टू 0। इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए तो आपके पास हो जाएगा 12c, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 12c इज इक्वल टू 16। यदि आप c की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 12 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 16/12। ठीक है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो c इज इक्वल टू 4/3 आएगा। c की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। ये आंसर हो गया करेक्ट, 4/3 इज द करेक्ट आंसर। तो आप लिख देंगे विकल्प बी 4/3 सही होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। यदि एग्जाम में एमसीक्यू टाइप का आता है, बहुविकल्पी टाइप का आता है, तो इसके कैलकुलेशन आप रफ में कीजिए और सीधे आंसर लिखिए। यदि 1 मार्क्स का आता है तो कैलकुलेशन वहीं पर दे दीजिए। ठीक हो गया, चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए डियर स्टूडेंट। यदि एक एपी में A1 मतलब फर्स्ट टर्म, पहला पद दिया हुआ है, एनवा पद दिया हुआ है मतलब अंतिम पद, लास्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, पहला पद है, अंतिम पद है, और एसएन मतलब उस एपी के एन पदों का योगफल, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी 399 दिया हुआ है, तो एन का मान होगा। अब आप देखते हैं, एक तो एस एन बराबर आपने पढ़ा कि एपी के एन पदों का मान, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज, एक तो आप इस रूप में देते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक तो इस रूप में देते हैं, और दूसरे रूप में देते कि एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, इस रूप में देते हैं। यदि फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म मालूम है, ठीक है, तो एक इस फॉर्मूले को भी यूज करते हैं, तो इसको लगाइए चाहे इसको लगाइए। अब आप देखो, इसको लगाना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि ए का मालूम है, फर्स्ट टर्म A1 1 है, ये 1 है, एल ये लास्ट टर्म है, एन टर्म 20, पदों की संख्या n, और एस एन दे रखा है 399, इसमें वैल्यू रखूंगा तो n की वैल्यू आ जाएगी, इसमें रख देता हूं। आप देखिए एस एन दे रखा है 399 इज इक्वल टू n/2, n तो निकालना है, n/2 तो मालूम नहीं है, इंटू ए मतलब A1 फर्स्ट टर्म 1 प्लस एल मतलब लास्ट टर्म 21। ठीक हो, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, 399 इंटू 2 इज इक्वल टू n, और 21 प्लस 1 कितना होगा 22। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक आ रहा ना, n की वैल्यू 399, ठीक लिखा मैंने, 399 21 नहीं, एन आपका 1 है ना, एन 20 है, यहाँ पर 20 लिखेंगे 20, तभी मैं कह रहा था 20 प्लस इसका सम भी 20, इसकी मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दी। अब n की वैल्यू कैसे निकलेगी, 21 इसके नीचे आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 399 इंटू 2/21, 3 से काट लीजिए, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा, ठीक हो गया। n बराबर 133 इंटू 7, 2/7, 7 एकम 7, ठीक है, 63 हो गया, ठीक है ना, 7 1 जा 7, 6 9 जा, तो n इज इक्वल टू
13, 38 पदों का योगफल कितना हो जाएगा? 399। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। आगे समझ में? तो इस वाले को लगाना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो दोनों को याद रखिए, इसको भी और इसको भी। तो जहां पर जो सुटेबल होगा उसको आप यूज कर लेंगे। ठीक हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको कुछ खास खास क्वेश्चन बता रहा हूं और आप तैयारी कर लेंगे इनकी बढ़िया, तो निश्चित रूप में एग्जाम में आप पेपर को अच्छा सा कर लेंगे। अपनी तैयारी बढ़िया रखिए, अपनी तैयारी ठीक रखिए, इनको अतिरिक्त करिए, एक्स्ट्रा। ठीक हो गया? तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा एक्स अक्ष के समांतर रेखा को निरूपित करता है? ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, सरल रेखा की समीकरण है। ये भी सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है। ठीक है? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। इसका ग्राफ खींचूंगा तो सरल रेखा आएगा, इसका ग्राफ खींचूंगा सरल रेखा आएगा, इसका ग्राफ खींचूंगा सरल रेखा आएगा, ग्राफ खींचूंगा सरल रेखा आएगा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब कौन सी एक्स अक्ष के पैरेलल है ये देखते हैं। तो चलिए मैं एक्स सिस्टम बनाता हूं। आप तो जानते हैं डियर स्टूडेंट, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, 0, 0, याद रखना। अब x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से होके जाता है। ठीक है? एक इसका ग्राफ है, ये है डियर स्टूडेंट y इज इक्वल टू एक्स। याद रखना, आप कुछ चीजें याद रखनी चाहिए और आप यदि ट्रेस भी करेंगे तो यही आएगा। इस रूप की एक समीकरण आएगी ऐसी, ये है x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है? तो ये तो x एक्स के समांतर नहीं है, x अक्ष के समांतर कह रहा है ना। कौन सा x अक्ष के समांतर होगा? x अक्ष के समांतर का मतलब हो या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी, या तो x एक्स के ऊपर होगी ऐसी और या तो x एक्स के नीचे होगी। समांतर रेखा तो आप जानते हैं ना, जैसे ये और ये आपस में समांतर हैं, पैरेलल लाइन। तो x एक्स के पैरेलल, x अक्ष के समांतर कौन होगी? या तो ऐसी जाएगी या ऐसी जाएगी। तो ये तो है नहीं, ये तो कट हो गया। इसको देखते हैं 2x प्लस 3, क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो 2x इज इक्वल टू 3 को वहां ले लीजिए, 7 माइनस 3 हो गया 4। तो x इज इक्वल टू 4/2, 2 हो गया। तो x इज इक्वल टू 2। ये जो लाइन है ये कह रहे x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 की लाइन कहां पर होगी? x इज इक्वल टू 2 मतलब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। ये x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 की लाइन बच्चों ये होती है, ये रेखा होगी x इज इक्वल टू 2। ये x इज इक्वल टू, ये भी x अक्ष के समांतर नहीं है। ये तो x एक्सिस पर क्या है? लंबवत है। ये किसके समांतर है? y अक्ष के समांतर है। ये वाली x इज इक्वल टू 2 है, तो ये भी नहीं हुआ। y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 मतलब y एक्सिस ये है, ये y एक्सिस है। y इज इक्वल टू 4 मतलब y इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 4। तो y इज इक्वल टू 4 की जो लाइन होगी वो बच्चों ऐसी जाएगी, यूं। ये y इज इक्वल टू 4 की लाइन है, इस पर हमेशा y का मान 4 आएगा। कहीं पर भी मैं देखूंगा 1, 2, 3, 4 y का मान इस पर 4 होगा। यहां पर जाऊंगा तो x यहां जाएगा और y यहां जाएगा, ये 4 है, इतने दूरी 4। यहां पर जाऊंगा तो x में ऋणात्मक, y में 4। तो ये y इज इक्वल टू 4 की जो लाइन है ये x अक्ष के समांतर है। ओके, यस। x इज इक्वल टू 3 देखिए, x इज इक्वल टू 3 की लाइन कौन सी होगी? देखो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 की लाइन वैसे हो जाएगी। ये लाइन जो है ये है x इज इक्वल टू 3। ये जो रेखा है ये वाली x इज इक्वल टू 3,
ये तो एक्स एक्सिस क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस के समांतर है। यदि प्रश्न होता कि कौन वाई एक्सिस के समांतर, आप कहते हैं ये भी वाई एक्स के समांतर है, ये भी वाई एक्स के समांतर है। दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड दिस इज आल्सो पैरेलल टू वाई एक्सिस। परंतु जब एक्स अक्ष के समांतर की बात हो रही है तो केवल एक ही रेखा है जिसका समीकरण है y बराबर 4। इनमें से ये है एक्स अक्ष के समांतर, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा एक्स अक्ष के समांतर रेखा को निरूपित करता है, तो आप बोलेंगे ये वाला करेगा। ठीक है, इस रूप में क्वेश्चन करने हैं, बढ़िया तैयारी करिए। मैं भी आपके लिए इस रूप में क्वेश्चन आगे लाता रहूंगा, तो आपकी तैयारी और कुछ जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इनको आप बढ़िया सा तैयार कर लीजिए, तो बहुत अच्छा आपका पेपर होगा। ठीक है, थैंक यू।